नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी सीएसई 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र सीसेट के अंतर्गत मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन का खुलासा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2 सालों से चिल्ला के बोल रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीसेट हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, एसआई, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में आते हैं। और ट्रेनिंग क्लास हमारी मात्र 7 से 8 घंटे की होती है। इस 7 से 8 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बेसिक सुधरता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, स्पीड बढ़ती है। तो इस ट्रेनिंग क्लास को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन लगभग सीसेट में पूछे गए हैं और आधे से अधिक क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास मात्र 7-8 घंटे में से आएगा। आप लोग देखते रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप हमारी बातों को समझ पाएंगे। और जो भी गलतियां आप लोग किए हैं, बहुत सारे छात्रों से मेरी बात हुई है और जो कि मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, उनका पेपर खराब हुआ है, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि भैया हमारे 7-8 घंटे की क्लास को देख लीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन आप बना लेंगे। और ऐसा नहीं हो कि आप लोग 7-8 घंटे पढ़ के और क्वेश्चन ना बना पाएँ, आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, है ना। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि यूपीएससी सीएसई क्या होता है, सीसेट क्या होता है। तो मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। यूपीएससी एक संस्था है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम के थ्रू आप सरकारी प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करते हैं, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जितने भी प्रतिष्ठित सरकारी पद हैं वो यूपीएससी के थ्रू ही मिलते हैं। इसमें 3 परीक्षा से आपको गुजरना पड़ता है। यदि आपको आईएएस बनना है तो 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है ना। जब आप पहले दिन पेपर देने जाएंगे ना, प्री का, जैसे कि 4 अक्टूबर को पेपर हुआ था, तो आपको 2 पेपर से गुजरना पड़ता है, पहला जीएस और दूसरा सीसेट, है ना। सीसेट में दूसरा पेपर होता है, पहला पेपर हमारा जीएस का होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस इत्यादि इसका विस्तृत क्षेत्र होता है, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इसमें लगभग 100 प्रश्न होते हैं, लगभग 50, 54, 55 के आसपास जो क्वेश्चन एग्जाम जो स्टूडेंट कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। अलग अलग सालों में अलग अलग मेरिट बनती है, कभी 55 बनती है, कभी 54, कभी 49, कभी 58, डिपेंड करता है। सीसेट के अंतर्गत 3 जगहों से प्रश्न आते हैं, मुख्यतः मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। हर साल एग्जाम में मैथमेटिक्स से लगभग 20-22 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार मैथमेटिक्स में लगभग 30+ क्वेश्चन हैं। मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। रीजनिंग का मैंने गिना नहीं हूं और कॉम्प्रिहेंशन का गिना नहीं हूं। मैंने मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है मैंने देखा और तुरंत मुझे जब भी पेपर मिला तुरंत मैंने डिस्कशन कराया, देखा और तुरंत मैंने बोर्ड पे लग गया। रात को मुझे पेपर मिला और मैंने आज सोया भी नहीं हूँ। थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम भी हो सकती है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, लेकिन विश्वास कीजिएगा कि जो कंटेंट होगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में इससे बढ़िया कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं 7-8 घंटे की मात्र ट्रेनिंग क्लास में से ही सारे क्वेश्चन फंसाने की, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे। आप लोग देखते रहिए। ध्यान रखिएगा, आज के पहले मैंने कभी नहीं बोला हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखिए, लेकिन आज की वीडियो चाहे कोई से भी एग्जाम हो, यदि कोई से भी अभ्यर्थी हों, आईएएस के हों, पीसीएस के हों, पुलिस के हों, दरोगा के हों, एसएससी, बैंक, कोई भी हो, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे हमारी ट्रेनिंग क्लास की भूमिका। यदि आप पढ़ेंगे तभी दूसरों को बताएंगे, दूसरे भी लाभान्वित होंगे, है ना। क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा लगाता हूं ताकि सही चीज़ें सही छात्रों को मिले, है ना। मत पढ़िए पूरा मैथमेटिक्स मेरे से, लेकिन कम से कम 7-8 घंटा पढ़ के अपना स्कोर अच्छा कीजिए, स्पीड सुधारिए, बेसिक सुधारिए। देश में 98% छात्र ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है। 2% छात्रों के लिए हजारों छात्र लगे हुए हैं। कितने छात्रों के लिए? मात्र 2% छात्रों के लिए हजारों टीचर लगे हैं, जबकि 98% लड़के स्टूडेंट गर्त में जा रहे हैं। तो 98% लोगों को सेव कीजिए, बचाइए। हमारी एनर्जी जो मैं वेस्ट करता हूँ इसका लाभ लीजिए, है ना। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार में कितने रुपए खर्च किए?
इंग्लिश आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा, टाइम नुकसान होगा। इस क्वेश्चन को आप हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 2 से कर सकते हैं या ट्रेनिंग के टाइप नंबर 6 से कर सकते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप लोग ट्रेनिंग क्लास अवश्य देखें। मेरी ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आपको 100% मैथ सिखा दे, आसान तरीके से और कम समय में। किसी वस्तु को, किसी कार को खरीदा गया है, उस कार को बेचा गया है। बेचने वाला प्राइस है हमारा 3 लाख, 3 लाख दे रखा है। 3 लाख रुपया में बेचने से, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य होता है। 3 लाख रुपया में बेचने से आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि नुकसान हो गया है। वस्तु बहुत बड़ी रकम में खरीदी गई होगी। कितना नुकसान हो गया है? 20%। 20% मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है टाइप नंबर 2 में कि 5 का 20% 1 होता है। यदि वस्तु आपने 5 में खरीदा है तो 5 का 20% 1 रुपया नुकसान हो गया है, वस्तु 4 में बेची गई थी। रेशियो का रूल होता है कि इधर जिस संख्या से गुना करेंगे इधर भी गुना करना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा जीरो के चक्कर में मत पड़िए। 4 सते 28, 4 5 20, ये 75 चौका 300 होता है। बाकी आप जीरो तो लगा सकते हैं, 3 जीरो। 75 चौका 300, बाकी बचा 3 जीरो। लेकिन आप सिर्फ 75 से भी गुणा कर देते हैं ना तो 375 आपका आंसर दिख जाएगा। बाकी आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप हमारी ट्रेनिंग क्लास किए होते तो किसी भी छात्र का ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। देश के एक भी छात्र का क्वेश्चन ये गलत है तो हमारे लिए दुख की बात है। आप हमारी ट्रेनिंग क्लास को उन छात्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास होती ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 6 से भी कर सकते हैं। माना कि सीपी कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, सीपी नहीं पता है, लेकिन सीपी में छेड़खानी की गई है 20%। 20% नुकसान का मतलब, किसी भी संख्या में 20% घटाने का मतलब वह संख्या 80% हो जाती है। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 6 प्ले लिस्ट में है, फ्री है, उसको आप लोग देखिए, तब जाके हमारा एसपी बना है। देखिए, क्रय मूल्य में कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे तो विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। अभी क्रय मूल्य में 20% घटाएंगे तो इतना आया है। सीपी बराबर हो जाएगा 3 लाख इंटू 100/80। इसको कट करके देखिएगा, आपका 3,75,000 आंसर आएगा। तरीका ये भी पूरी दुनिया जानती है और तरीका ये भी जानती है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करें चाहे ना करें, मुंह ज़बानी आंसर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बिना कलम चलाए भी इसका आंसर आ सकता था, 3,75,000। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। पानी से भरे हुए एक बर्तन का वजन 40 किलोग्राम है। पानी से भरे हुए एक बर्तन का वजन 40 किलोग्राम है। यदि वह 1/3 भरा हुआ होता है तो इसका वजन 20 किलोग्राम हो जाता है। खाली बर्तन का वजन भार क्या होगा? यह क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग के टाइप नंबर 2 में दूसरे या तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारे ट्रेनिंग क्लास के आधार टाइप नंबर 1 पे आधारित क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग आपको घुमाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन नल एंड टंकी के चैप्टर को आप लोग वीडियो के 7वीं वीडियो में देखिए। सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मैं नल टंकी में कराया हूं। हालांकि ये ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 1 से भी बन सकता है। हाँ, नल और टंकी के 7वें वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन कराया होगा, देख लीजिएगा। पानी से भरे हुए बर्तन का वजन 40 किलोग्राम है। मैं क्वेश्चन समझाने के लिए, देखिए, ये जब पानी से भरा होता है बर्तन और पानी, तो इस 40 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता इसका वजन। 40 किलोग्राम है। पानी और बर्तन मिला दिया जाए तो, लेकिन
जब इस बर्तन में एक तिहाई पानी भरा होता है, एक तिहाई पानी भरा होता है, तो इसका वजन 20 किलोग्राम होता है। देखिए, इस 20 किलोग्राम में पानी का वजन है प्लस बर्तन का वजन है। एक तिहाई को यदि 3 से गुणा करेंगे ना, तो पानी हमारा पूरी तरीके से भर जाएगा। पूरा भरा होता है तो 40 होता है, एक तिहाई भरा होता है तो इसका वजन 20 होता है। 3 से गुणा करने पर पानी 3 गुना होगा, बर्तन का वजन भी 3 गुना होगा, तब जाके ये 60 किलोग्राम हुआ है। 60 किलोग्राम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, होना चाहिए 40, हो गया है हमारा 60। इसमें क्या हुआ है ना, बर्तन का वजन एक्स्ट्रा बार हो गया है, 3 बार एक्स्ट्रा हो गया है। इसलिए कितना एक्स्ट्रा हो गया है, 2 बार हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, एक बार यहां वाला और तो इसमें से अंतर कर लेंगे, यहां से डिफरेंस ले लेंगे 20 और 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि बर्तन का वजन 3 गुना किया गया है तो पानी तो यहां तक भर गया है, लेकिन 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा इसलिए हुआ है क्योंकि 3 से गुणा करने पे बर्तन भी हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, एक बार 2 बार। 2 से भाग देंगे, 10 किलोग्राम का हमारा बर्तन रहा होगा। ये बात समझ में आई है? तो आप ऑप्शन 10 मार के भाग जाएंगे। ये कितने लोगों को समझ में आ गया है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नल एंड टंकी के लास्ट वाली वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने कराया है। आइए देखिए, पानी और बर्तन वाला क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप, जिसमें हमने इक्वेशन बना के सिखाया है, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। माना कि पानी का वजन x है, पानी का वजन x है, बर्तन का वजन y है, बर्तन का वजन यानी वेसल्स का वजन y है। दोनों को जोड़ने से हमारा 40 किलोग्राम होता है। जब हमारा पानी 1/3 होता है, जब टंकी में या वेसल में 1/3 पानी होता है और वही बर्तन होता है, तो हमारा वजन 20 किलोग्राम होता है। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। देखिए, इक्वेशन को हल करने के लिए आपको या तो x या y को गायब करना पड़ता है, इसमें से किसी एक चर को गायब करना पड़ता है। आप क्या करेंगे यदि आपको नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी देखिए, हम बता देता हूं। 2 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करने का मतलब इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाते हैं। घटाने से क्या फायदा होगा, देखिए ये कैंसिल, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया है। x में से x जाएगा ना तो खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y में से y घटेगा ना तो 2y होगा। 20×60 में से 40 जाएगा ना तो हमारा यानी बर्तन का 2 गुना वजन 20 होता है। y तो बर्तन ही तो माना है, बेसल ही तो माना है, तो y बराबर हो जाएगा 20/2 अर्थात 10 किलोग्राम। हमने पहला जो तरीका बताया है उससे भी कर सकते हैं, वो आसान है, और आपको इक्वेशन आता है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में मैंने बताया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो प्रश्न है तीसरा, ये टाइम एंड वर्क एक चैप्टर होता है, उससे लिया गया है। यदि आप कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो 8-9 घंटे में कंप्लीट होता है। हमारी पूरी ट्रेनिंग क्लास मात्र 6-7 घंटे में कंप्लीट होती है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास के दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन कर लें और 5वें टाइप का शुरू का 2-3 क्वेश्चन कर लें तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। आप लोग देखिए, एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20% भाग 8 दिनों में करता है।
पहले इसको ध्यान से देखिए, 20% 8 दिन में करता है, तो 20 को 5 गुना करेंगे ना तो 100% काम होगा। तो 8 को भी 5 गुना करिए, जो x है 40 दिन में पूरा काम करता है। मैं डिटेल से समझाता हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। उसी कार्य को y 25% काम 6 दिनों में करता है। 25 का 4 गुना करेंगे ना 100% होता है, तो 6 का 4 गुना करेंगे ना तो 24 दिन में पूरा काम करेगा। 24 दिन में काम पूरा करेगा। 25% 6 दिन में, तो 4 गुना 100%, इसको भी 4 गुना करेंगे 24 दिन में करेगा। मैं समझाता हूं। टाइम एंड वर्क में 40 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। माना कि टोटल काम 120, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 5 में ये बताया गया है। 40 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 3 काम करता होगा, 40 दिया 120। 24 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा इसको। पूछता कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 5 और 3 8 से भाग देते, आंसर आ जाता 15 दिन। लेकिन हमें 40% काम करवाना है, तो इसका 40% आप निकालेंगे ना, 120 का 40%, तो हमें 48 काम ही करवाना है। ये हमारी क्षमता का अनुपात होता है 3 और 5। 8 से भाग देंगे तो 40% काम 6 दिन में समाप्त होगा। 6 आंसर मार के भाग जाएंगे। ट्रेनिंग क्लास के दूसरे टाइप में मैंने बताया था, याद कीजिए, दूसरे टाइप का पहला ही क्वेश्चन हमारा ये होता है कि 20% 1/5 होता है। 20% हिस्सा यदि 8 दिन में करता है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। 25% 1/4 होता है, एक हिस्सा काम 6 दिन में होता है, तो पूरा काम 24 दिन में होगा। पूरा काम 40 दिन में x करता है, पूरा काम y 24 दिन में करता है। तो दोनों की क्षमता का अनुपात हो गया। याद कीजिए, ट्रेनिंग क्लास में बताया था कि रेशियो को अपोजिट रेशियो में बदलने के लिए एलसीएम से मदद मांगते हैं। 5वां टाइप पढ़िए। दोनों की क्षमता 8 हो गई, 40% 48, 6 दिन में काम पूरा होगा। 6 आंसर इसका होगा। ठीक है। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये दुनिया का कोई भी टीचर यदि पढ़ाता है ना, तो उनके नोट्स में क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि ये एसएससी वगैरह के, बैंक वगैरह के ये फेवरेट क्वेश्चन है। पीसीएस में भी आ गया है, आईएएस में भी इस बार दिख गया ये क्वेश्चन। तो इसको आप ध्यान से, पूरी दुनिया पढ़ाती है और हम आपको समझा देते हैं ट्रेनिंग क्लास में। दूसरे टाइप का आधार पे मैं समझा देता हूं। हमारी कहानी आपने सुना होगा, परसेंटेज में क्वेश्चन कराया होगा। तो मैंने बताया था कि एक वाइफ है, हस्बैंड को पैसा देती है 1200 रुपया। कितना देती है? 1200 रुपये। और बोलती है कि 1200 रुपये में तुम चावल लेके आना। 1200 रुपये की चावल लेके आना। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं बढ़िया से समझाता हूं। वाइफ ने हस्बैंड को दिया 1200 रुपये कि तुम 1200 रुपये में चावल ला के महीने भर का, 1 साल का रख देना। हस्बैंड की आदत है कि वो 1200 रुपये का चावल खरीदता है, फिर भी उसकी वाइफ शक करती है कि ये चोरी करता है, पैसा बचा लेता है। एक दिन की बात क्या हो गई ना कि मार्केट में 25% भाव बढ़ गया। 25% भाव बढ़ गया, यानी जितना चावल 1200 का मिलता है, इसका 25% 300 रुपया होगा, उतना चावल 1500 का मिलेगा। 25% बढ़ गया है। 300 रुपया बढ़ जाने की वजह से, 300 रुपया बढ़ जाने की वजह से यह व्यक्ति 6 किलोग्राम चावल नहीं खरीद पाता है। 6 किलोग्राम चावल नहीं खरीद पाता है। अभी सोचता है कि घर जाऊंगा तो बीवी मेरी शक करेगी, बताएगा कि भाव बढ़ गया है, विश्वास नहीं करेगी। 300 रुपया बढ़ गया है। 300 रुपया बढ़ने की वजह से 6 किलोग्राम चावल वह व्यक्ति नहीं खरीद पाता है। 300 रुपया होता 6 किलोग्राम चावल खरीद सकता है, ना होने की वजह से 6 किलोग्राम नहीं खरीद पा रहा है। इसका मतलब जो आज प्राइस है ना, वो 50 रुपया पर किलोग्राम चावल का भाव हो गया है।
ये जो 50 रुपया है ना, ये प्रेजेंट भाव है। ओ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? 300 रुपया में 600 से भाग देंगे, 300 रुपया न होने की वजह से 6 किलो नहीं खरीद पा रहा है। इसका मतलब चावल का प्रेजेंट भाव 50 रुपया पर किलोग्राम है, लेकिन 50 रुपया वर्तमान में है। हमें पहले का भाव बताना है, पहले कितना था ये बताना है। 25% वृद्धि का मतलब चिल्ला चिल्ला के बताया गया है ट्रेनिंग के टाइप नंबर 4 में कि 4 का भाव 4 रुपये किलो की भाव 50 हो गया, 5 हो गया है। 5 यदि प्रेजेंट भाव रखेंगे ना, 50 रखेंगे, ये 10 गुना है, तो पहले वाला भाव 40 रहा होगा। 40 पे आप बी आंसर मार के भाग जाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये वाला? ठीक है। 5 की वैल्यू कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। ये 50 प्रेजेंट भाव है, वर्तमान भाव है। तो पहले वाला भाव ये 10 गुना है ना, तो इसको 10 गुना करेंगे तो 40 रुपया पहले वाला भाव होगा, है ना। 10 गुना कर देंगे इसको, पहले वाला भाव 40 हो जाएगा। देखिए परसेंटेज कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको 100% समझ में आ गया है। फिर भी मैं समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए यदि आप हमारी ट्रेनिंग क्लास में पहले टाइप का 14वां 15वां क्वेश्चन के आसपास आप लोग पढ़ेंगे ना, तो मैंने एक शब्द बोला है कि रेशियो कभी भी भिन्नात्मक रूप में दिखाई दे तो सबसे पहले साधारण रेशियो में बदलिए। ये शब्द मैंने ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पे भी बोला है कि रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप है। इस शब्द को आप लोग याद कीजिए, मैंने बताया है। 25 रुपए की धनराशि को XYZ में 1/2, 3/4 रेशियो 5/6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अधिकतम अंश तथा न्यूनतम अंश के बीच अंतर बताएं। सबसे पहले याद कीजिए, मैंने बताया था कि रेशियो भिन्नात्मक रूप में होना तो सबसे पहले साधारण रेशियो में लाते हैं। बहुत सारे तरीके बताया था। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 1 कीजिए। मेरा पेपर डिस्कशन कराने का मतलब है कि आप हमारी ट्रेनिंग क्लास को देखिए, बस, इससे अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैं अपना बार बार ट्रेनिंग क्लास पे मैं फोकस करता हूं, शायद इस बार आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं साथ ही साथ पेपर डिस्कस कराता हूं। पिछले जितने भी इतिहास में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में आता है। पेपर डिस्कस कराने का मतलब सिर्फ अपनी ट्रेनिंग क्लास से आपको जोड़ना है। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में हटाने का तरीका होता है, इसका चरण दबाएंगे, 6 × 4 का गुणा इसमें करते हैं, 6 चौके 24 करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, बस इसका चरण दबाएंगे। जो बचा हुआ है 6 दूनी 12, 3 में गुणा करेंगे, 36 करेंगे। बहुत सारे तरीके मैंने बताया है, वही तरीका अप्लाई करेंगे जो जल्दी से बन जाए। इसका चरण दबाएंगे, 2 चौके 8 5 40 करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको एक बार और काट दिए, 4 छक्का 24, 4 9 36 और 10 चौके 40। 9 6 15 10 25 होता है टोटल वैल्यू। यदि 25 का बंटवारा करना होता, x को y को z का ये अनुपात बनता। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, अधिकतम अंश और न्यूनतम के बीच का अंतर बताना है। तो अधिकतम तो हमारा 10 है, न्यूनतम हमारा 6 है, तो अंतर हो गया हमारा 4, ठीक है ना। टोटल 25 की वैल्यू दे रखा है हमारा 2500, ये 100 गुना है। तो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर है ना वो 4 है। जब टोटल 100 गुना है तो अंतर को भी हम लोग 100 गुना करेंगे, आंसर हमारा 400 होगा। 400 ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन मार के भाग जाएंगे। ट्रेनिंग क्लास में पहले टाइप का 14वां 15वां क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये जो हमारा प्रश्न है, इस सेम क्वेश्चन को मैंने नंबर सिस्टम की 24वीं वीडियो में कराया है। इस प्रकार के 2-3 प्रश्न कराए हैं। ये सेम क्वेश्चन नंबर सिस्टम की 24वीं क्लास में आप लोग पाएंगे।
इसमें मेरी कोई बड़कपन नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आईएएस या पीसीएस में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है आईएएस या पीसीएस का है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार के सभी प्रश्न हमारे ट्रेनिंग क्लास के 0 पॉइंट वाली सीरीज जो कि हमने नया नया शुरू किया है, इसमें मैं यही सब प्रश्नों से पूरा उस ट्रेनिंग को, टॉपिक को कनेक्ट करूंगा। आपको 10-15 दिन में सब कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल देखिए, एक पुस्तक जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तक से एक पन्ना फाड़ लिया गया है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योगफल, ध्यान से देखिए, एक बार पन्ने शब्द का जिक्र हुआ है और एक बार पृष्ठ का जिक्र हुआ है। पन्ने और पृष्ठ में अंतर आपको पता होना चाहिए। पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं? फटे हुए पन्ने पर निम्न से, इंग्लिश में पेजेस ही लिखा हुआ है, पेज और पेजेस लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या करना चाहता है समझिए। जैसे पहला पन्ना के पहले पृष्ठ पर 1 लिखा होगा, पहले पन्ने के दूसरे पृष्ठ पर 2 लिखा होगा, दूसरे पन्ने के पहले पृष्ठ पर 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा। यानी कि एक पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। पहला पन्ना पे 2 पृष्ठ, दूसरे पन्ने पे 2 पृष्ठ, और सभी पृष्ठों को जोड़ा गया है ना, सभी पृष्ठों को जोड़ा गया है, जिसमें से एक पन्ना गायब है। कहां वाला गायब है नहीं पता है। एक पन्ना गायब है जिसके दोनों पृष्ठ संख्याएं गायब हैं। एक पन्ना गायब है। जोड़ने पे आंसर हमारा 195 आता है। काश वो पन्ना होता, काश वो पन्ना होता तो हमारा योग पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 नहीं आता, 195 से थोड़ा सा ज्यादा आता। ये पन्ना होता तब। ये कौन सा पन्ना गायब हुआ है, यही हमें पता करना है। नंबर सिस्टम की 24वीं वीडियो में सम स्पेशल सीरीज हमने एक टॉपिक कराया है। देखिए 1, 2, 3, 4 जब संख्याएं लगातार होती हैं, जैसे मान लीजिए n तक होती हैं, तो फॉर्मूला होता है n × n+1 बाय 2। कितने पृष्ठ संख्याओं को जोड़ें हिट एंड ट्रायल मेथड से कि हमारा आंसर 195 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। मान लीजिए अपने मन से हम लोग n बराबर 10 रखते हैं। 10 पृष्ठों को जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर बहुत तुच्छ आएगा। हमें तो आंसर 195 से ज्यादा लाना है, क्योंकि एक पन्ना भूले हैं। यदि होता तो 195 से ज्यादा आंसर आए। यदि हम लोग 15 को जोड़ें हिट एंड ट्रायल मेथड से तो भी हमारा आंसर 120 आ रहा है। यह भी आंसर छोटा है। कितनी संख्याओं को जोड़ें, कितनी संख्याओं को जोड़ें कि हमारा आंसर 195 से थोड़ा सा ज्यादा आए? यदि हम लोग 20 संख्याओं को जोड़ें ना हिट एंड ट्रायल मेथड से तो 210 आंसर आएगा। 210 हमारा आंसर आएगा। कहाँ? हाँ 210 दिखाई दे रहा है, 210 आएगा। यदि हम लोग 19 संख्याओं को जोड़े ना तो हमारा आंसर 190 आएगा। हमें तो ज्यादा 195 से ज्यादा वाले आंसर से मतलब है। यदि हम लोग 19 पृष्ठों को जोड़ते हैं तो 190 आंसर है। 190 के बाद बीच में कोई आंसर नहीं आने वाला है। आंसर जो आएगा 210 आएगा। यानी कि 210 आंसर हमें चाहिए। आपने आंसर 195 लिखा है, हमें आंसर देना पड़ेगा 210। इनका डिफरेंस निकालिए। एक पन्ना आपने जो भूला है, यदि वो होता तो 195 में दोनों पृष्ठों को जोड़ते तो 210 होता। तो एक पन्ना जो आपने भूला है ना, 7 और 8 वाला भूल गया है। आंसर मारेंगे बी। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे ट्रेनिंग के टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। यदि आप हमारी पुरानी वाली ट्रेनिंग क्लास करें हिंदी मीडियम वाली, तो इस क्वेश्चन को हमने सबसे लास्ट में कराया होगा। पहले टाइप में करा दिया हूं, या इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग ट्रेनिंग के टाइप नंबर 4
सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में करा दिया हूं, है ना। मिश्रण का क्वेश्चन है, लेकिन मैं ट्रेनिंग के टाइप नंबर 4 में भी करा दिया हूं, टाइप नंबर 1 में भी करा दिया हूं, ठीक है। पुरानी वाली ट्रेनिंग देखिएगा, हिंदी वाली। मैं बस यहां पे आंसर बता देता हूं, बाकी करने का तरीका आप लोग देख लीजिएगा। 20 लीटर का मिश्रण है, द्रव A है, 20 लीटर है, 4 लीटर निकाला गया, इसका मतलब 1/5वां भाग निकाल दिया गया। 5 से 4 करना है, 5 से 4 करना है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट लगाना है। आप लोग नए हैं तो आप लोग ट्रेनिंग क्लास देखिए, टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 1 देखिए, कराया हूं। 25 लीटर का मिश्रण 16 लीटर में हो जाएगा। यदि ये द्रव पहले 25 था, सक्सेसिव 2 बार क्यों किया? क्योंकि 2 बार प्रक्रिया हुई है। ए की जो मात्रा हो जाएगी, रह जाएगी इतना, क्योंकि 4 लीटर मिश्रण निकाला, ए निकाला, फिर दूसरा बी मिलाया आपने, है ना, और फिर 4 लीटर डाला, तो जो लास्ट में ए बच जाएगा, 16 बच जाएगा, इसमें से इसको घटाना है 9, ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये 16:9, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया है, ए बी सी डी, एक रेशियो हमारा होगा 16:9, जो भी ऑप्शन लिखा होगा 16:9 उस पर आप लोग मार दीजिएगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, है ना, मान लीजिए 25:16 होगा, है ना, 9:16 होगा, जो भी होगा, तो आप लोग 16:9, जो लास्ट में ए बचेगा 16 बचेगा और 9 वाला ऑप्शन मार दीजिएगा। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, क्वेश्चन कहीं होगा, है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि इस क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूं कैसे एक अनपढ़ आदमी भी इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है, टाइम लग जाएगा 2-3 मिनट। 20 लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर का मिश्रण है, 4 लीटर निकाला, 4 लीटर निकाला, 4 लीटर का मतलब 4 निकाला, 20 में से 1/5वां भाग निकाला, तो जो ए बच गया वो 16 बच गया, क्योंकि 4 लीटर निकाल लिया तो 16 बच गया। उतना ही बी मिला दिया, लिखा हुआ है उतनी ही बी मात्रा वापस डाल दिया गया, उतनी ही बी की मात्रा डाल दी गई, तो बी कितना हो गया? 4 हो गया। पुनः मिश्रण हमारा हो गया इतना, ठीक है। इसमें से पुनः 4 लीटर मिश्रण निकालना है। अब यहीं पे आपको समझने की बारी है, 4 लीटर मिश्रण निकालना है कितने में से? 16 4 20 में से, तो 1/5वां भाग निकलेगा। तो 1/5 का मतलब ये होता है, 1/5 का मतलब ये होता है कि इसमें से भी 1/5 निकलेगा और इसमें से भी 1/5 निकलेगा। यदि इसमें से 1/5 निकालें तो 16 का 1/5, 5 × 15, 3.2 निकलेगा। तो ये बच जाएगा हमारा 12.8। ध्यान से देखिएगा, 16 में से 3 जाएगा, 13 हो गया, और 13 में से 0.2 घटेगा तो 12.8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से 1/5 निकलेगा। देखिए 20 में से हम लोग 4 निकाल रहे हैं ना, तो 1/5 निकाल रहे हैं, तो इसमें से 0.8 निकलेगा, तो ये बच जाएगा हमारा कितना? 4 का 1/5 0.8 होता है, 0.8, तो 0.8 निकालेंगे ना तो ये 3.2 रह जाएगा। पुनः बी मिश्रण निकाला, लेकिन पुनः बी उतना डाल दिया, यानी 4 लीटर डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 12.8 और 4 3 7, 7.2 हो जाएगा। अब इसको दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, है ना, और इसको काट दीजिए 9 से। 16वां किससे काटेंगे हम लोग? 128, और इसको थोड़ी चलिए 64 कर लीजिए और 36 कर लीजिए, इसको और 4 से काटिए, 16 × 4 = 64, 16:9 आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन, ये जो तरीका है, इसे एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। 16 ए होगा और बी हो जाएगा ये हमारा 16:9, ठीक है। ये तरीका होता है। एक बार और डिटेल से पढ़िए ट्रेनिंग के टाइप नंबर 4 में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 का है। जैसा कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, एग्जामिनर की औकात नहीं है। क्या सुना आपने? एग्जामिनर की औकात नहीं है कि टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन न दे। इसका कारण मैं कभी बताऊंगा डिटेल से। परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन में डिक्टो करवाया हूं। यहाँ पे 45 बोला होगा और यहाँ पे 25 बोला होगा। नोट्स पलट के देख लीजिए, ये क्वेश्चन कराया गया है।
मैं एक शहर में गया और देखा कि वयस्क समष्टि में सिर्फ 40% पुरुष शादीशुदा हैं, बाकी तो सब शादियां नहीं हो रही है। सिर्फ 40% एडल्ट में शादीशुदा हैं और 30% महिलाएं विवाहित हैं, शादीशुदा हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है? यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी विवाह नहीं करता है और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है, कोई विधवा विधुर नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं उसको समझिए। ये है पुरुष वयस्क मैन। मैंने इन आदमियों से बोला कि तुम सारे आदमियों में कितने शादीशुदा हो। ये जो शादीशुदा है हाथ उठा लिए और जो शादीशुदा नहीं है दुखी हो गए, निराश परेशान हो गए। इसमें से 30% 40% लोग पुरुष लोग अपना हाथ उठाए, 40% लोग शादीशुदा हैं। इसका मतलब है कि अन्य जो हैं वो शादीशुदा हैं ही नहीं। मैंने महिलाओं से पूछा, फीमेल से पूछा कि आप लोग में कितने लोग शादीशुदा हैं। ये वयस्क महिलाएं हैं, 18 साल से ऊपर हैं। मैंने पूछा कितनी शादीशुदा हो आप लोग, तो ये चिल्लाती हैं कि हम लोग 30% लोग शादीशुदा हैं, 30% लोग शादीशुदा हैं। मैंने इस 40% से पूछा कि तुम लोग की बीवियां कहाँ हैं, तो ये धीरे से इशारा करते हैं उधर। मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, तो ये इशारा करते हैं इधर। इसका मतलब है कि इनकी ये जितने लोग शादीशुदा हैं इनकी सारी बीवियां यहाँ पे हैं। यहाँ बराबर लगाएंगे क्योंकि पुरुषों का 40% महिलाओं के 30% के बराबर है। मेल और फीमेल ट्रेनिंग क्लास के पहले टाइप में बताया हूं, प्रतिशत 0-0 कट जाएगा। ये 3 इधर, उस शहर में 3 मेल हैं तो 4 इधर चला जाएगा। देखिए आप लोग को ट्रेनिंग दे चुका हूं, 40% बराबर महिलाओं का, फीमेल का 30%। जब महिला बटा में फीमेल करेंगे ना तो 3/4 होगा। ये फीमेल को जब इधर लाएंगे तो 4 उधर। मेल है 3 उस शहर में, फीमेल है 4। तो टोटल वयस्क लोग कितने हो गए? 3 और 4 7 हो गए। आप चाहें तो यहाँ पे 0 बढ़ा के, ये अनुपात कोई चेंज नहीं होगा, नहीं बढ़ाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यदि 0 बढ़ाते हैं तो ठीक रहेगा। 3 लोग यदि पुरुष हैं तो मैं बोला कितने लोग शादीशुदा हो, तो 40% बोलते हैं। तो इसका 40% निकालेंगे ना, इसका 40% निकालेंगे तो 1.2 होगा। तो 1.2 तो कोई लोगों की संख्या होती नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ाना चाहते तो कोई नहीं। इसका 40% शादीशुदा है, यानी 1.2 शादीशुदा है। आप लोग 0 बढ़ाते तो ये पॉइंट में ना आता। इसमें 30% शादीशुदा है तो इसका 30% निकालेंगे तो 1.2। जितने आदमी शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं हैं। आप लोग पॉइंट पे मत जाइएगा। यदि आप लोग यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं ना तो यहाँ पे आ जाता है 120 और यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे 700 हो जाता। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना। जितनी महिलाएं शादीशुदा हैं, पुरुष शादीशुदा हैं, उतनी ही महिलाएं हैं। तो 2.4 लोग शादीशुदा हैं। इसको आप लोग करिएगा। देखिए 0 से 0 पर दशमलव विल बी गायब, हियर विल बी इतना है। ये हो जाएगा आपका, काट दीजिए। हम लोग काटते हैं इसको 10 से, 10 दाम में 100, 10 सते 70 है ना। 240 बटे में 7, 7 तिरिका 21, 7 चौक 28, 2/7। यानी जो शादीशुदा लोग हैं ना 2.4 है आउट ऑफ 7, 34 सही 2, ये वाला ऑप्शन होगा। आप लोग यदि यहाँ पे पॉइंट, यदि आप लोग 0-0 मान लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाता हमारा 120, ये हमारा 120 हो जाता, यहाँ पे 0 आता, तो भी आंसर आपका इतना ही आता। ठीक है, ये हमारा हो जाता 240। देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगता और काटते तो यहाँ अपना आंसर आता। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराया है, टाइप नंबर 3 में भी कराया हूँ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 5 का प्रश्न है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट नावधारा में जो हमने 5 मिनट शुरू का चर्चा किया है, 2-3 मिनट चर्चा किया है नावधारा में, यदि वो ध्यान में है और हमारा ट्रेनिंग का 5वां टाइप ध्यान है, इस क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे सेकंडों में। ध्यान से देखिएगा,
एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की दिशा में निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में चाल तथा धारा की चाल से क्या अनुपात है? बातों को समझिए। ये हमारा नदी है, इधर जाते हैं तो जितना समय लगता है इधर जाते हैं उसका आधा समय लगता है। क्वेश्चन में लिखा है कि धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की दिशा में आधा समय लगता है। इधर आधा समय लगता है, इधर धारा के विपरीत जाएंगे ज्यादा समय लगेगा। देखिए, इधर जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और इधर जाते हैं तो अप स्ट्रीम बोलते हैं। समय का अनुपात 1:2 है तो चाल का अनुपात 2:1 रहा होगा। देखिए, डाउन स्ट्रीम की चाल और अप स्ट्रीम की चाल 2:1 रहा होगा। इस बातों को समझिए। इधर समय कम लगा है, इसका मतलब नाव तेजी से गई होगी। इधर जाने में बहुत ज्यादा समय लगा है, दोगुना समय लगा है, धारा ने विरोध किया होगा इधर जाने में। तो जो चाल का अनुपात होता है ना, समय का उल्टा होता है। हमने ट्रेनिंग के 5वें टाइप में बताया है। डाउन स्ट्रीम की चाल 2 है तो अप स्ट्रीम की चाल यू बोलते हैं, सॉरी यू बोलते हैं, अप स्ट्रीम की चाल हमारी 1 होगी। देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से भाग देने पर शांत जल में नाव की चाल अर्थात अचल पानी में नाव की चाल निकल जाएगा, अचल पानी में चाल निकल जाएगी। डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा के 2 से भाग देने पे धारा की चाल निकलती है। ये नाव धारा की यदि शुरू की 5 मिनट वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन हवा में चल जाएगा। यानी 3/2 रेशियो 1/2। रेशियो को कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा कैंसिल हो गया। 3:1 इज द करेक्ट आंसर है, 3:1। यानी शांत जल में नाव की चाल यदि 3 होगी तो धारा की चाल हमारी 1 होगी। देखिए, ये जो प्रश्न है हमको 10 दिन पहले पता चल गया था कि यहां से ये प्रश्न निश्चित रूप से आने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए कि 10 दिन पहले ही मैं इस टॉपिक को पढ़ाया हूं ट्रेनिंग क्लास में 0.1 की सीरीज में। ध्यान से देखिएगा, 10 दिन पहले की बात है। मुझे रात को नींद में ही मुझे पता चल गया था कि यहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा ही जाएगा। तो मैं इसको नंबर सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन नंबर सिस्टम में मैंने नहीं पढ़ाया, इसको पढ़ाया मैं ट्रेनिंग क्लास में, जहां पे मैं 0.1 की सीरीज में देख लीजिए आप लोग। मैंने आवर्त दशमलव फ्रैक्शन को आवर्त दशमलव में चेंज करना सिखाया था। ठीक है, मैंने बताया था कि रेकरिंग डेसिमल नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। यदि हम फ्रैक्शन को आवर्त दशमलव में निकालना सिखाया था, मैंने बोर्ड पे नोट भी लिखा था, है ना। तो यदि हम लोग दशमलव को फ्रैक्शन में बनाते तो इस टॉपिक को हम लोग 0.2 या 0.3 में पढ़ते, क्योंकि मैंने आवर्त दशमलव की चर्चा कर दिया था। बातों को समझिए। ये हमारा बार नहीं था, है ना, बार नहीं था। 1.272727 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27 बार। देखिए, आवर्त दशमलव को फ्रैक्शन में बदलने की क्रिया जब होती है तो एक चैप्टर पैदा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बार। क्या बोलते हैं? बार, जिसको मैं नंबर सिस्टम में कंप्लीट तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेनिंग क्लास में मैं घेरने की कोशिश किया। 2727 को हम लोग लिख सकते हैं 27 पे बार। बातों को समझिए। जैसे मान लीजिए 0.5 बार है, दशमलव के बाद एक संख्या है उसके ऊपर बार है, तो इसको 5/9 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। पॉइंट मान लीजिए 14 बार है, तो इसको हम लोग जब बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो 14 के चरणों में 99 आता है। जब 2 संख्याओं पे बार होता है तो नीचे 99 होता है। डिटेल अध्ययन करेंगे, ट्रेनिंग में ही करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा। दशमलव के इधर वाली संख्या को हम लोग 1 + 27/99 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं पे बार है तो नीचे 99 आता है। डिटेल अध्ययन करेंगे। 99 कम 99 और 27, 126/99, 9 से काटिए 14/11,
करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से देखिए कि यदि थोड़ी सी जानकारी आपको होती, यदि आप मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ते या ट्रेनिंग क्लास में, तो मैं शुरू ही किया हूं क्योंकि मुझे अनुमान लग गया था, रात को सपने में आया था, मैंने तुरंत 10 दिन पहले इस टॉपिक को पढ़ाया हूं और वो भी ट्रेनिंग क्लास में, है ना। तो आप लोग आंसर दे सकते थे। बाकी नंबर सिस्टम में बार में तो कराया ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ट्रेनिंग क्लास अभी अभी मैंने पढ़ाया है 0.1 की सीरीज। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था रियल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं। बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है, जाके अभी अभी देखिए 0.1 की सीरीज। चिल्ला चिल्ला के छोटी छोटी बातों पे भी मैंने एनर्जी लगाया था। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा, n के किस मान के लिए संख्या 10 to the power n plus 1 अंकों का योग 2 है। ये ऑप्शन में है हमारे। इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर सकते हैं यदि आपके पास, यदि आपको जानकारी नहीं है रियल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जीरो इंटीजर क्या होता है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, गलत आंसर लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग n की जगह पे 0 रखें, n की जगह पे 0 रखें तो 10 to the power 0 plus 1 2 बनाता है। देखिए, किसी भी संख्या का पावर 0 1 बनाता है और अंकों का योग हो गया हमारा 2। पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्या यही एक ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये फॉर n बराबर 0 के लिए अंकों का योग 2 तो है, लेकिन इसको भी चेक करना पड़ेगा। देखिए, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 और जितनी भी संख्या है ना, ये हम लोग होल नंबर में आती हैं, 0 से काउंटिंग होती है। 10 to the power n plus 1, देखिए n की वैल्यू यदि आप कुछ भी रखेंगे ना, 0 रखा तो अंकों का योग 2 हो गया। यदि n बराबर 1 रखेंगे तो 10 की पावर 1 10 बनाता है, 10 प्लस 1 अंकों का योग 2 तो हो गया ना। अंकों का योग 10 में अंकों का योग 1 और 2 हो गया। 10 की पावर 2 भी रखते हैं ना तो 100 प्लस 1 101 होता है और 101 में अंकों का योग 2 ही तो होगा। देखिए, 10 की पावर 3 भी रखते हैं तो 1000 प्लस 1 अंकों का योग 2 ही तो होगा। अंकों का योग का मतलब है कि 1000 और 1 जोड़ेंगे तो 1001, अंकों का योग 2 हो गया 2। देखिए, 1001 का मतलब क्या, अंकों का योग 2 ही तो होगा। तो n की जगह पे आप कुछ भी रखेंगे ना, 5 भी रखेंगे, 6 भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 0 0 आता रहेगा और 1 जोड़ेंगे तो अंकों का योग 2 हो जाएगा। तो हमारा, यदि आपको जानकारी नहीं है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, तो आप फंस जाएंगे। ऑप्शन तो हमारा यही है, लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए यदि हम लोग 1 2 3 4 5 रखें तो अंकों का योग 2 तो आ रहा है, लेकिन हमारा 0 से भी तो आंसर बन रहा है। तो होल नंबर ही हमारा ऑप्शन, क्योंकि 0 से शुरू होता है। देखिए, फॉर एनी रियल नंबर, देखिए यदि आपको रियल नंबर नहीं पता है, रियल नंबर में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं रियल नंबर में, है ना। रियल नंबर हमारी निगेटिव इंटीजर जो भी होते हैं रियल नंबर में ही आते हैं, है ना। 0 भी हमारा रियल नंबर में ही आता है और ये भी सब कुछ। तो निगेटिव यदि हम लोग रखेंगे, -2 रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं बैठेगा, नहीं आएगा यहाँ पे 2। तो फॉर एनी ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है 0.1 की सीरीज, जिसमें हमने इंटीजर पे फोकस किया है। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से पढ़िए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसको मैंने ट्रेनिंग क्लास के 0.1 में मैं करवाने वाला हूं। याद कीजिए, मैं जब 0.1 पढ़ा रहा था तो एक जगह घटना घटी थी हमारे साथ प्राइम नंबर की। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए बताया था कि प्राइम नंबर के बारे में अभी मैं 10-15 मिनट बोल सकता हूं, लेकिन ये उचित जगह नहीं है। वही बात जस्ट हमारे बोलने के 2-3 दिन बाद यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। यदि मैं वहीं पे पढ़ा दिया होता 10 मिनट चर्चा लेकर के, तो शायद ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होता। फिलहाल मैं
0.4 में ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। प्राइम नंबर फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं। बातों को समझिए, बकवास क्वेश्चन है, बकवास। सबसे पहले तो प्राइम नंबर हमने बता दिया क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से कटेगी, या तो 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी, या तो 1 से कटेगी या तो 5 से कटेगी, या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने यह भी बताया था कि सबसे छोटी एकमात्र सम संख्या है जो सम है और अभाज्य है। इतना बातें मैंने बताया था। यहां के बाद मैंने बताया था कि प्राइम नंबर के बारे में मैंने बोलने के लिए 10 मिनट की बातें हैं, लेकिन पर्याप्त उचित जगह न होने की वजह से मैं इसको विलंब कर दिया था, इसके लिए खेद। देखिए बातों को समझिए, जब ऐसी संख्याएं हैं तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि हम लोग 1 2 3 4 5 की सहायता से कोई भी संख्या बनाएं तो सबसे पहले दिमाग में रट लीजिए कि जब अंकों का योग करेंगे ना, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कोई भी अंकों का योग यदि हमारा 3 से कट जाता है तो ये संख्या हमारी 3 से कट गई। यानी कि जो भी आप संख्या बना रहे हैं यदि वो 3 से कट गई तो ये अभाज्य हुई कहां। देखिए एक और बात, किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए वो अभाज्य हो ही नहीं सकती है। किसी भी संख्या के अंत में 2 आ जाए अभाज्य हो ही नहीं सकती है। बातों को गोली मारिए, यदि अंकों का योग हमारा 15 आ रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब कोई भी संख्या बनाएंगे 5 अंकों वाली, जो देखिए जो भी मन करिए एक बार बना दीजिए, 3 2 4 5 1, अंकों का योग करेंगे ना 15 आ जाएगा। कोई भी संख्या बना लीजिए, है ना, कोई भी संख्या बनाइए 3 से कटेगा तो अभाज्य रहा कहां, मारेंगे 0 पे भाग जाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहूंगा। प्राइम नंबर मैं वहां पे पढ़ा दिया होता, लेकिन मैं सोचा कि मैंने 0.1 वाली सीरीज में मैंने बस थोड़ा सा मुझे मौका मिल गया होता ना तो मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर दिया हुआ था। हालांकि मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 5, रेशियो का अपोजिट रेशियो में परिवर्तन। सेम क्वेश्चन है 4 लोगों का, जहां पे मैंने बताया था एक शब्द कि हरात्मक माध्य और औसत चाल सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था वहां पे। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक कार v किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल से x से y जाती है, यानी x से y, ये जो दूरी है ना वो जाती है v की चाल से। फिर वही कार y से इधर जाती है 2v की चाल से, फिर इधर जाती है x से y 3v की चाल से, फिर इधर आती है 4v की चाल से। यानी कि हर एक केस में ये दूरी बराबर है, हर एक केस में दूरी बराबर है। याद कीजिए ट्रेनिंग के टाइप नंबर 5 ये क्वेश्चन कराया था। बस यहां पे मैंने 10 20 30 40 50 लिया था। यहां पे देखिए v का मतलब आप 1 मान लीजिए, 2v का मतलब आप 2 मान लीजिए, 3v का मतलब आप 3 मान लीजिए, 4v का मतलब आप मान लीजिए 4। देखिएगा डिस्टेंस बराबर है 1 2 3 4। जो चाल का अनुपात है 1 2 3 4 है। डिस्टेंस हर एक केस में बराबर है। रेशियो को अपोजिट रेशियो में बदलने के लिए, यानी चाल को समय के अनुपात में बदलने के लिए हम दूरी से मदद मांगेंगे। माना कि दूरी 12 है। 12 कैसे आया है? एलसीएम। 12 कैसे आया है? एलसीएम। 1 2 3 4 का एलसीएम। 5वां टाइप पढ़िए तब समझ में आएगा। यदि हम लोग 1 की रफ्तार से 12 गए होंगे तो 12 घंटा लगा होगा, यानी पहली बार 1 रफ्तार होगी 12 घंटा लगा होगा। जब 2 की रफ्तार से आए होंगे ना तो 6 घंटा लगा होगा। 3 की रफ्तार से फिर गए होंगे ना तो 4 घंटे लगे होंगे, 3 चौके 12। फिर 4 की रफ्तार से आए होंगे ना
3 घंटा लगा होगा। 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। जाके देखिए, अभी जाके देखिए 5वां टाइप बताया हूं कि नहीं बताया हूं। 2 सालों से चिल्ला रहा हूं कि हमारे ट्रेनिंग क्लास में से क्वेश्चन आता है, तो मैं साबित करूं क्या? हर बार, इस बार साबित कर रहा हूं, जिंदगी भर साबित नहीं करूंगा। 12 चौक 48, 48 दूरी कितनी होगी? 4 गुना करेंगे। 12 6 18, 4 22 3 25 से भाग दे देंगे। ये भाग देंगे तो आएगा 1 पॉइंट, देखिए एक बार मैं भाग दे ही देता हूं। 25 से कम 25, 23 बच गया। 25 9 225, 25 दूनी 50, 1.92 आ रहा है। एक बार हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे में लगा समय। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, कुल दूरी 48, लगा समय 12 6 18 4 22 3 25 की चाल से। एक बार भाग दे देता हूं ताकि गलत ना हो। 25 से कम 25, 23 बच गया, दशमलव बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 25 9 225, 5 बच गया। 1.92 आ रहा है। औसत चाल कितना आ रहा है? 1.92। देखिए ऑप्शन है जो औसत चाल होगी, देखिए 1.92 क्या है? 1 से बड़ा है, 1 और 2 के बीच में ही तो आता है, 1 और 2 के बीच में। तो भी का मतलब 1 किलोमीटर से कम है, ये ऑप्शन गलत है। भी और 2भी के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में तो है, देखिए 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो बीच में ही तो है 1.92। तो ये वाला ऑप्शन आप मार के भाग जाएंगे, वो 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, भी और 2भी के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1.92 भी, यानी कि भी और 2भी के बीच में। 2भी से ज़्यादा तो होगा नहीं, 2भी और 3भी के बीच में तो है नहीं 1.92, गलत ऑप्शन है। ये 3भी और 4भी होगा नहीं, तो क्या ऑप्शन होगा? देखिए मेरा टारगेट ये है कि आप ट्रेनिंग क्लास को गंभीरता से ले। जितने भी इतिहास में क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आता है, समझ में आया? और आगे भी हमारे ट्रेनिंग क्लास में से। दिमाग बढ़ता है ट्रेनिंग से, मैथ का बेसिक बढ़ता है ट्रेनिंग से। तो दुनिया में हर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर कीजिए, नहीं शेयर करेंगे देश कहाँ जाएगा मैं नहीं जानता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा ये जो प्रश्न है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक टाइप मैंने करवाया था बंदर के चढ़ने और उतरने के पर आधारित प्रश्न, है ना? वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक मेढक फिसलन वाली दीवारों वाले 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार मेढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक के लिए जरूरी फुदकनों की संख्या बताएं। देखिएगा बातों को समझिए। एक कुएं से इसको बाहर निकलना है मेढक को, ठीक है ना? कुआं है मान लीजिए, यहाँ पे मेढक है और इसकी जो गहराई है कितनी है? 4.5 मीटर में है, तो हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। 450 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। कुएं से बाहर निकलने के लिए इतना आना पड़ेगा। उसकी खास बात है ना कि जब वो फुदकता है तो 30 सेंटीमीटर जाके तुरंत गिर जाता है। कितना गिर जाता है? 30 मीटर जाता है और 15 फिसल जाता है। 15 फिसल जाता है, यानी एक फुदकन में वह 30 में से 15 घटाइए, 15 पॉजिटिव जाता है। जब 30 गया है 15 फिसल गया है, यहां पे आ गया है, यानी एक फुदकन में वह 15 जाता है। देखिए यहां पे 2 फुदकन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? फुदकन ये चढ़ने उतरने वाला मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है कि पहले मिनट में चढ़ा दूसरे मिनट में फिसला, 2 मिनट में चली गई दूरी, ये नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फुदकन में वह 15 पॉजिटिव जाता है, 15 पॉजिटिव जाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था बंदर के चढ़ने उतरने वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले पॉजिटिव डिस्टेंस को घटा देते हैं। पॉजिटिव को घटाइए। बंदर को पहले हम लोग 420 मीटर ही चढ़ाएंगे,
उसके बाद देखिए क्या घटना घटती है ना। 15 सेंटीमीटर जाता है, 15 सेंटीमीटर जाता है, सॉरी सब कुछ सेंटीमीटर में, यदि मीटर बोल दिया हो तो माफ़ करिएगा। 15 सेंटीमीटर, यदि हम लोग इतना बंदर को ले जाना चाहते हैं, एक फुदकन में 15 जाता है, एक फुदकन में 15 जाता है, तो 15 दूनी 30, 15 आठे 120, 28 बार में ये पूरी तरह कट जाएगा। 28 फुदकन में बंदर, 28 फुदकन में बंदर 420 मीटर 20 सेंटीमीटर पे है। इतना बात समझ में आ गया है। जाना कितना है? 450 सेंटीमीटर। 28 फुदकन में जो हमारा मेढक है वो 420 सेंटीमीटर पे है। 28 फुदकन हो चुका है, 420 सेंटीमीटर पे अटका हुआ है। अब बताइए, देखिए जो 29वें मिनट में जब ये जाएगा ना तो 30 जाएगा, 30 जाएगा और यहां पे जोर से पकड़ लेगा। जोर से क्या करेगा? पकड़ लेगा। फिसलने की नौबत ही नहीं आएगी। हमें यह बताना है कि कितने में वह शीर्ष पर होगा, कितने समय में वह शीर्ष पर होगा। तो 28 मिनट में, 28 फुदकन में वह 420 पे है। एक फुदकन जब यहां से लगाएगा ना तो ये सीधे यहां पे जाके पकड़ लेगा, यानी कि 29 फुदकन में वह यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा और जोर से पकड़ लेगा, है ना। तो फिसलने की नौबत नहीं आएगी। आंसर हो गया हमारा 29। समझ में आया है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में 27वें वीडियो हमने पढ़ाया है रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मात्र 20 सेकंड का है यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। हमें 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 75 में 100 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो हमारी वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या करना है इस प्रश्न में। एक बड़ी से बड़ी संख्या से काटने का प्रयास करें। 25 तिया 75, 25 चौका 100। हमने किससे काटा? 25 से काटा। फिर 2 से काटिए, ये 31 बार में जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये 2 दूनी के 4 जाएगा। फिर हमने किससे काटा? 2 से काटा। ठीक है, 2 से काटा। अब क्या कीजिए, 2 से भाग देके यहां का रिमाइंडर निकालिए। एक रिमाइंडर आएगा, 50 में भाग देंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट वाली डिजिट से भाग दीजिए। इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, एक रिमाइंडर देगा, 26 बार में 13 बार में कट जाएगा, 26 होता है। 2 से भाग देंगे, ये भी 1 देगा। 31 को 2 से भाग देंगे, ये भी 1 देगा। 3 को भाग देंगे 2 से तो ये भी 1 देगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हमारा 1 बनाता है। रिमाइंडर थ्योरम हमें सहूलियत देता है कि जिस संख्या से आपने काटा है 25 दूनी 50, उसमें 50 से गुणा कर दीजिए, आंसर हमारा 50 आएगा। देखिए, कंप्लीट पढ़ने के लिए चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हम ट्रेनिंग क्लास से नहीं फंसा सकते, तो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम की 27वीं वीडियो हमारी पेड क्लासेज है, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज ऐप इंस्टॉल करके फीस जमा करके आप लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ लीजिए। बाकी मैं ट्रेनिंग क्लास में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन में फंसा रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर 50 होगा, है ना। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर होता है, शायद मैं एलसीएम एचसीएफ को मैं ट्रेनिंग क्लास में ही पढ़ाऊँ 0.1 वाली सीरीज में। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 6 3 4 5 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम से कर सकते हैं, या एलसीएम एचसीएफ एलसीएम के मेथड से कर सकते हैं। हम दोनों मेथड बता देता हूं। पहला विभाज्यता का नियम से आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 4 5 से 6 से देखना है कौन सी संख्या कट रही है। सबसे पहले तो उसको देख लीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। ध्यान से देखिए,
ये जो संख्या है ना 4 से कट रही है, क्योंकि ये 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि कोई भी संख्या के लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो संख्या कट जाएगी, ये आप आंसर नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस पे गौर फरमाइए। 2 2 4 2 6 अंकों का योगफल 6 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी कट जाएगी, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये थोड़ी बड़ी संख्या है, थोड़ा हम लोग इस पे हाथ पांव मारते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये एक ऐसी संख्या है 3 से भाग देंगे ना तो 2 शेषफल आ रहा है, 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आ रहा है, 5 से भाग देंगे 2 शेषफल आ रहा है, 6 से भाग देंगे 2 शेषफल आ रहा है। करके देख लीजिए, ऑप्शन यही होगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा है? 4 अंकों की छोटी संख्या। तो एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यदि विभाज्यता का नियम पता है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ छेड़खानी कर देगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इकाई का मूल्य बोलेगा कि उस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, क्वेश्चन घुमा देगा, फंस जाएंगे। तो इसका रूल समझ लीजिए, हालांकि एलसीएम में मैंने कराया है। 3 4 5 6 से कटने वाली एक एलसीएम लीजिए, है ना। एक सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। यदि आपको 2 शेषफल लाना है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो ये तो हमें सबसे छोटी संख्या है। दूसरा एलसीएम होता है 120, तीसरा एलसीएम होता है 60 का 3 गुना 180, चौथा एलसीएम होता है, हमने एलसीएम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा एलसीएम हमारी मदद करके 1000 के करीब पहुंचाएगा, 1000 से थोड़ा सा ज्यादा पहुंचा दे। तो 17वां हमारा एलसीएम 17 6 120 हमारे 1020 पे पहुंचा रहा है, ठीक है ना। यानी 17वां एलसीएम हमें 1000। देखिए जब आप मेरे से कंप्लीट पढ़ेंगे ना तो हमारी शब्दों को समझ पाएंगे। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारी बातों को समझ रहे हैं, 17वां एलसीएम 16वां एलसीएम क्या है वो सब हमारे रेगुलर स्टूडेंट को ही समझ में आएगा, ठीक है। 1020 और 2 जोड़ देंगे, ये कॉन्सेप्ट तब आपका काम आएगा जब क्वेश्चन को घुमा फिरा देगा। तो समझ में आया ना। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो 1022 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम से भी हल करेंगे। क्वेश्चन को घुमा देगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। पहला एलसीएम 60 होता है, दूसरा 60 का 2 गुना 120 होता है, तीसरा 60 का 3 गुना 180 होता है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आंसर बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन कौन सा आंसर हमारे 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 के करीब पहुंचा रहा है? तो 17वां एलसीएम 17 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 1022 आएगा, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ का है। नंबर सिस्टम में एचसीएफ मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। ट्रेनिंग क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ के भी घेरने वाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हो। बातों को समझिए, एचसीएफ का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 8 सही 3/4 मीटर और 3 सही 1/2 मीटर को एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या बताइए कि इससे ये भी डिविजिबल हो और इससे ये भी डिविजिबल हो। मतलब ये दोनों गुणज का मतलब होता है मल्टीपल होते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए एचसीएफ का सहारा लेते हैं। एचसीएफ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 4 8 32 और 3 35, 35/4, 3 दूनी 6 और 1 7/2 का एचसीएफ निकालना है। मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि फ्रैक्शन को इतना काटते हैं कि फिर कटने लायक ना बचे, फिर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देखिए यदि हम लोग फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर।
देखिए HCF आपको निकालने नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, 7 और 35 एक ऐसी संख्या बताइए जो 7 और 35 दोनों को कट करे, वही हमारा HCF होता है। 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी, तो HCF हमारा हो गया 7। नीचे वाले का हमें 2 और 4 का LCM निकालना है, तो 2 और 4 एक ऐसी संख्या बताइए जो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे तो 4 ही होती है, छोटी से छोटी संख्या, तो नीचे लिख देंगे 4, 4 एकम 4, 3/4, यही आपका आंसर होगा। यानी यही एक है अधिकतम लंबाई x की, जिससे कि ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, तो हम लोग ये ऑप्शन मारेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, 17 क्वेश्चन आज हुए हैं, बाकी और भी 10 कोई आसपास क्वेश्चन हैं, अधिक ही होंगे, 30 के आसपास मैथमेटिक्स पूछा गया है। और जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। और हर चीज़ को मैं ट्रेनिंग क्लास में ही घेर रहा हूँ, और हर 7-8 घंटे की क्लास में मैं इतने क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास से आ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के बेनिफिट में लाभान्वित हों। हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करें और बिल्कुल शुरू से जुड़ें। कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए थोड़ी बहुत फीस लगती है, उसको आप लोग जमा करके फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, धन्यवाद।